अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, आज जमहूरियत की ट्रांसफॉर्मेशन का अमल मुकम्मल हो चुका। जो स्पेकुलेशंस थी इलेक्शन होने नहीं होंगे, एक्सटेंशन होगी, क्या होगा, निगरान सेटअप आगे जाएगा, टेक्नोक्रेट का सेटअप होगा, कई माह से ये बहस चलती रही। हम रिपोर्ट करते रहे, आपके सामने चीजें रखते रहे, लेकिन आज उस सोच की जीत हुई है जो जमहूरियत पसंद है, जो जमहूरियत पे कुल्ली तौर पे यकीन रखते हैं। ऐसे नहीं कि कभी जमहूरियत पे यकीन रख लिया, कभी आमरीत को सपोर्ट कर दिया। चूंकि आज 14वें सदर पाकिस्तान का इंतखाब हो चुका। सदर आसिफ जरदारी 411 वोट लेकर, अचकजई साहब ने 255 वोट लिए। आज इंतखाब हुआ। इस इंतखाब में तमाम सियासी जमातों ने अपना हिस्सा डाला, मां सिवाय जमात इस्लामी के और मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। वो किसी भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने, उनकी जमात का फैसला है। गो के अचकजई साहब को इस बात पे शिकवा है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहीं सो गए, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। उन्हें तवक्को थी कि शायद वो उन्हें वोट देंगे। उनका शिकवा तो खैर डॉक्टर अब्दुल मालिक से भी है कि गुज़िश्ता रात तक तो वो कहते हैं कि वो कन्विंस थे कि वो हमें वोट देंगे, लेकिन शायद फिर सुबह वो फिसल गए और उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। लेकिन बहरहाल महमूद अचकजई साहब जो कि इलेक्शन लूज किया, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मैं जरदारी साहब को मुबारकबाद देने के लिए गया था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि ये वाहिद पहला इलेक्शन है जिसमें ना कोई वोट खरीदा गया, ना कोई वोट बेचा गया। और सदर पाकिस्तान जो नए हैं, सदर आसिफ जरदारी दूसरी दफा सदर मुंतखब हो गए और कल बरोज इतवार जो है शाम को उनका हल्फ होगा। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो पांचों, यानी कि इस्लामाबाद और दीगर 4 सूबाई जो चीफ जस्टिस साहबान थे हाई कोर्ट के, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे और कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हल्फ लेंगे। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल हुई है कि जो एमएनए और एमपीज के इलेक्शन के बाद से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कायद ऐवान और काबीना, फिर उसके बाद वजीर आजम, फिर सदर पाकिस्तान, यानी कि एक पूरा साइकिल जो है जमहूरियत का मुकम्मल हो चुका। और मुकम्मल जो हुआ उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुस्तहकम नंबरों से मुकम्मल हुआ। कोई भी सूबाई असम्बली या सदर पाकिस्तान या वजीर आजम क्लोज नंबरों से नहीं है, उनके मैंडेट को खतरा नहीं है। मुस्तहकम नंबर हैं, जमहूरियत को फरोग मिलेगा, सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलना चाहिए। और इस मुस्तहकम नंबर के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान, नौ मुंतखब सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब पे कि वो अवाम को किस कदर रिलीफ देते हैं। बहरहाल ये दोनों जो कम्बो बना है, मैं समझता हूं कि इसको अगर सियासी जादुई जोड़ा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोनों प्रोग्रेस के भी माहिर हैं, मैनेज करने के भी माहिर हैं और लोगों को साथ लेके चलने के भी माहिर हैं। क्या इनके चैलेंजेस होंगे, कैसे ये चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि चैलेंजेस का जो इशारा है वो तो नवाज शरीफ साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो इस प्रेसिडेंसी के इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि फौरी तौर पर काबीना का अनाउंसमेंट करें, काबीना की फॉर्मेशन करें और जो एजेंडा उन्होंने पब्लिक को दिया था इलेक्शन में उसके ऊपर काम शुरू कर दें और पब्लिक को रिलीफ मिलना शुरू हो, ताकि लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो, ताकि चीजें ईजी हो। क्योंकि इस वक्त गुमगू की कैफियत से सिस्टम निकल आया, इस सियासी इस्तेहकाम की तरफ है और सियासी सूरत हाल है। और इस तनाजुर में जो अता तारड़ है, उनका कहना है कि 24 घंटे तक काबीना के जो अरकान हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि मुशावरत जो आज हुई मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन के दरमियान, उसमें शहबाज शरीफ साहब पुर उम्मीद हैं कि वो पीपल्स पार्टी को काबीना में लाने के लिए राजी कर लेंगे। लेकिन वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि पहले ये सदर का इलेक्शन खत्म हो जाए, जरदारी साहब हलफ उठा लें, उसके बाद जो है जरदारी साहब को रिक्वेस्ट की जाएगी। और मैं भी पुर उम्मीद हूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा बनेगी, भले उसमें चौधरी शुजात साहब को किरदार अदा करना पड़े या मियां साहब को खुद किरदार अदा करना पड़े, ताकि ये मिल के जो लोग हैं आगे चले और मुल्क की और अवाम की बेहतरी हो। चैलेंजेस किस हद तक हैं और पीपल्स पार्टी के जो वादे हैं वो भी पूरे करने पड़ेंगे, नून लीग के वादे भी पूरे करने पड़ेंगे, दीगर सियासी जमातों के भी वादे पूरे करने पड़ेंगे जो अवाम के साथ करके वो पार्लियामान का हिस्सा बने हैं। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट से। और शेर अफजल मरवत साहब ने एक नई चीज सामने रखी है कि उनको कत्ल करवाया जा सकता है। मरियम नवाज साहबा के इमा पर सारी बात हुई है और $1 लाख जो है वो किसी उजरती कातिल को दे दिया गया है। अनुषा रहमान साहबा ने भी कोई ऑडियो की बात की, उनको भी FIA से नोटिस आ गया कि आइए सबूत दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि इल्जामात लगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए सियासत में। अगर आपके पास कोई सॉलिड चीज है तो उसको मुताल्लिका फोरम पे रखें ताकि उसका अजाला किया जा सके, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग में इस तरह आगे नहीं जाना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्जामात और प्रोपेगेंडा होने चाहिए। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। गजाला सैफ़ी साहिबा तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। फरवा वहीद साहबा तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम को खुशामदीद। गजाला सैफ़ी साहिबा, सदर जरदारी मुंतखब हो चुके 14वें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से वो मुंतखब हुए हैं। जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार थे अचकज़ई साहब, अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान जो उनका होम ग्राउंड है वहाँ से भी उनको एक वोट नहीं मिला। इस सारे प्रोसेस पे क्या कहेंगे? देखिए, जरदारी साहब बन गए हैं 14वें सदर मुमलिकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। मगर उनकी अपनी जो पार्टी है, और मगर ये इनका रोल वही होगा जो क्वीन एलिज़ाबेथ का रहा है, सेरेमोनियल रोल है इनका। और इन्होंने खुद ही अपने ही दौर के अंदर इस रोल को सेरेमोनियल बना कर गए थे। तो इनका एक सेरेमोनियल रोल रहेगा, इनकी मौजूदगी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगी, बट इनका जो इंटरनल मामलात हैं उसमें एज सच कोई अमल दखल नहीं होगा। पार्लियामान को अपना जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, और पार्लियामान के जो आज कस्टोडियन बने हैं, जिन्होंने कराची का भी हक सल्ब हो चुका, जहाँ पे आपकी जो विमेन रिजर्व सीट हैं वो भी आपसे छीनी जा रही, हमसे छीनी जा रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमें मैं किसी बायस होके बात नहीं करना चाहती, बच्चों के एक लेबल लगता है किसी और के हमारे ऊपर, तो फिर ये बात बनती है कि जो आप बायस बात कर रहे हैं। मैं तो वही बात कर रही हूँ जो बिलावल ने कही, मैं तो वही बात कर रही हूँ जो कि जिम्मेदाराना रवैया दिखाना है अब अगर वो सदर बन गए हैं तो। क्योंकि जो आपकी जो अपनी जो एक आइडेंटिटी है ना, और जो एंटिटी आप होते हैं, उसकी पहचान जो माजी से भी होती है और मुस्तकबिल में भी आपके बारे में लिखा जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ डार्कनेस में गायब नहीं हो जाती। डार्क दौर ज़रूर है, मगर कोई छुपा नहीं रहेगा। हर चीज़ जो है वो अयां होगी और तारीख में लिखी जाएगी। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो हमारी अवलीन जो हमारी अहमियत का हामिल है, मगर जिस तरह से मैंडेट पे डाके डाले गए, जिसका हम ऐसा नहीं हो सकता कि इसका ज़िक्र ना किया जाए। ऐसे लोग जिन्होंने बाकायदा हज़ारों वोट ज़्यादा हासिल किए, 8 तारीख को उनका कुछ और रिज़ल्ट था, 9 की शाम को कोई और रिज़ल्ट हो गया, और फिर रात ही को एक कराची से ख़ास तौर पे एक ऐसी पार्टी इमर्ज करती है, और वो आते हैं कि पूरे के पूरे, और आके कहते हैं उनके मेंबरान कि हमारे ऊपर एक हैवी ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। तो जब रिजल्ट पूरे नहीं आए थे तो उनको रात को ही कैसे पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई थी? एक सवालिया निशान है, कौम परेशान है, लोग गरीब हैं, और भूख और इफ्लास जो है वो गुर्बत और जो है नौकरियां नहीं है, चीजें नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। इन सारे मामलात के अंदर लोग एक सवालिया निशान आपके लिए बने हुए हैं। और जमहूरियत जो है ना, वो जमहूर से होती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जमहूर जो है वो जमहूर से होती है, लोगों से होती है, अवाम से होती है। और अगर अवाम की नफ़ी कर दी जाए तो जमहूरियत भी नफ़ी हो जाती है। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सदर जरदारी साहब 14वें सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। अच्छी बात यह है कि अचकज़ई साहब ने नताइज तस्लीम कर लिए। इलेक्टोरल कॉलेज के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुलतवी हो इलेक्टोरल कॉलेज, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब चीफ जस्टिस साहबान खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के बैठे और उन्होंने तमाम प्रोसेस को किया, तो शायद वो एक सानवी बात हो गई। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने से एक जमहूरी सर्कल तो पूरा हुआ। कैसे देख रहे हैं इस प्रोसेस को, और क्या बेहतरी हो सकती है? सियासी जो अदम तशद्दुद है उसको फ़रोग मिले, इख्तलाफ ख़त्म हो, मुल्क आगे चले। सर, मुल्क तो इंशाल्लाह ताला आगे चलेगा। डॉक्टर साहब, और आज जो आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर का इंतखाब उनका हुआ है, बड़ा आपने देखा कि तमाम जो कौमी सूबाई असम्बलियों के अंदर और इसी तरह कौमी असम्बली में उन्हें अक्सरियत मिली। और अलमिया यह है कि उनके मुखालिफ जो महमूद अचकज़ई हैं, उनको उनके सपोर्ट भी नहीं। आप अंदाज करें, वो आदमी जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, पाकिस्तान की जमहूरियत का ठेका उसे दे दें, तो उसके सूबे ने बता दिया कि अगर यहीं पे बात करोगे, पाकिस्तान मुखालिफ बात करोगे, झूठ बोलोगे, तो तुम्हारा हाल हम ये करेंगे कि तुम अपने घर में एक वोट हम नहीं देंगे। और नहीं दिया। मेरे पास ये इतला है कि बलूचिस्तान असेंबली में महमूद खान अचकज़ई साहब ने पूरा आखिरी वक्त में मेंबरान असेंबली को बारी हुकूमत की ऑफर की कि मुझे एक वोट दे दो, लेकिन लोग
कहा कि भाई हम मुल्क दुश्मन बयानिया जमहूरियत का ये तसलसल है। एक बहुत अच्छा आज इनिशिएटिव हुआ। उसके बाद जो उससे भी अच्छी बात है कि जो ही आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब हुए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके पास पहुंच गए जरदारी हाउस इस्लामाबाद में। और प्राइम मिनिस्टर की कोशिश ये है शहबाज शरीफ साहब की कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लें और गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी वजारतें ले। तो बहल ये एक बड़ा पॉजिटिव आज का दिन है। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए खुशैन दिन है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो अब खात्मे की तरफ जा रही है। लोगों का एतमाद सिस्टम के ऊपर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। जी ठीक जी। अब ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं, आज सदर भी मुंतखब हो गए, एक जमहूरी सर्कल जो था वो मुकम्मल हुआ और ये तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब, सदर जरदारी साहब मिल के अवाम के लिए, मईशत के लिए, मुल्क के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए और इख्तलाफात को दूर करने के लिए काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस कपल को? जी, मेरे नज़दीक तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब का इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो एक कॉम्बिनेशन है, मैं तो फील करता हूँ उनको ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, उनकी अप्रोच देखते हुए, चीज़ों के मतलब उनकी मामला फहमी और उनकी जो मुफाहमत की पॉलिसी है, माइंड सेट उसको देखते हुए मुझे तो इसमें कोई शक नहीं इंशाल्लाह कि जमहूरियत के लिए भी बहुत एक नेक शगुन है और पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और अच्छी बात ये है जो आपने भी जिक्र किया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों इन्होंने अपना जो उनका मैंडेट है बहुत क्लियर मैंडेट है, उसमें कोई इतना क्लोज मैंडेट नहीं है कि जिसमें कोई ब्लैकमेलिंग हो सके। तो इस तरह के क्लियर मैंडेट के साथ उनको भी कॉन्फिडेंस है और ज़ाहिर उनको उनकी चीज़ का अंदाज़ा है, एहसास भी है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बट चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लीडरशिप का यही काम है कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और इफ़ाम व तफ़हीम के साथ एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। और जरदारी साहब को पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों से भी नुमाइंदगी मिली है और ज़ाहिर कौमी असम्बली और सेनेट से तो है ही है, खैबर पख्तूनख्वा से भी उनको एक खातिर खा नुमाइंदगी मिली है, जिससे जो इस चीज़ का सबूत है कि उनको पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स और नेशनल असम्बली और सेनेट की तरफ से भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। और उनका जो पुराना रिकॉर्ड भी जरदारी साहब का रहा है, उससे पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं, उस वक्त भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना रोल अदा किया और उसमें उन्होंने अपनी पार जो शेड अवे की, जमहूरियत को मजबूत किया। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि बीइंग अ प्रेसिडेंट जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उनके प्रेडिसेसर जो रहे हैं उनका कोई दुरानिया या उनका जो अहद सदारत है स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स को बहुत अच्छी उसमें रवायात नहीं है, लेकिन चूँकि वो माजी का हिस्सा है उसको भूल के हमें आगे जाना चाहिए, हमें पास्ट में नहीं रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। और ये भी एक अच्छी बात है कि जो उनके अपोनेंट कैंडिडेट थे महमूद अशरफ साहब, उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी और उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे, उसमें कोई वोट ना बेचा गया ना ख़रीदा गया। तो मेरे नज़दीक तो एक अच्छा दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आज के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ एक इक़्तिदार की मुंतकली का प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ, 6 मुहैया ख़त्म हो जानी चाहिए, अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म होनी चाहिए और गवर्नमेंट को जिसको पार्लियामेंट में सवाए एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के बाकी सब की ऑलमोस्ट हमायत भी हासिल है, कंसेंसस के साथ आगे चलना चाहिए ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। जी ठीक। फरवा भाई साहबा, मैं तो ज़ाती तौर पे इसको कहता हूँ ये पॉलिटिकल जो मैजिकल कपल है, ये ऐसा सियासी जादुई जोड़ा है कि जिनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, जो दो लोगों को साथ लेके चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब। आपको हक है आप मेरी बात से इख्तलाफ करें, क्या समझती हैं कि जरदारी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का जो कॉम्बो है ये मुल्क में बेहतरी की तरफ एक अच्छा साइन है? देखिए, हमारे मुल्क में जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की कोई एल्फी है या कोई ग्लू स्टिक है, और ये उस ग्लू स्टिक का ही करिश्मा है। ये कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का करिश्मा नहीं है कि उन्होंने उस ग्लू स्टिक की मदद से ख़ुद को जोड़ लिया है। अब देखना ये होगा कि ये कितनी देर तक
करामत साबित होती है। जिस दिन ये ग्लू स्टिक सूख गई, उतर गई, उस दिन इस जगह कुछ और हो जाएगा, कोई और आकर बैठ जाएगा। हमने वो देखा है पहले पीडीएम की गवर्नमेंट जिस तरीके से, बेशक आईनी तरीके से आई थी, लेकिन वो ग्लू स्टिक उतर गई थी, एक पेज फट गया था या इधर उधर कहीं हो गया था, तो उसके बाद फिर पीडीएम की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आई थी। तो मैं तो कुछ खास अच्छा प्रिडिक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ठीक है, एक तरफ मुफाहमत के बादशाह हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स के आइंस्टाइन बैठ गए हैं एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना है। अब अपोजिशन को भी ये सोचना है, मुझे लगता है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले लोग हैं, माजी में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के बैक लोग जो जीत कर आए हैं, मैंडेट लेकर आए हैं, उनके भी जहन में अभी बात बैठ गई है कि अब की बार हमने पार्लियामेंट नहीं छोड़नी है, हमने इतना रास्ता किसी को नहीं देना कि कोई राजा रियाज टाइप को बंदा आकर बैठ जाए और फिर जो दिल आए वो कानून साजियाँ करे। और मेरा ख्याल से हुकूमत को भी ये बात समझ आ गई है। आपने बात की कि ये कब तक किस तरह चल सकता है। देखिए, हमारे मुल्क में ना इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अनप्रिडिक्टेबल कि हम कहें कि ये जो अभी सेटअप बना है ना, दैट इज द फाइनेस्ट सेटअप। हमारे जब हाइब्रिड सेटअप आया था ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, तो लोग यही कह रहे थे कि दिस इज द फाइनेस्ट सेटअप। आप उठा के देख लें, रिकॉर्ड पे है बानी पीटीआई की, इमरान खान साहब की जो जी जी तहरीर है, तो वो इस बात का सबूत है कि जब एक पेज यहाँ वहाँ हो जाता है, वो ग्लू सूख जाती है, तो फिर जमहूरियत जो है, वो जो जमहूरियत के अलमबरदार अभी खड़े हुए हैं कि हम मैंडेट लेकर आए हैं, हुकूमत बना रहे हैं, फिर वो भी रो रहे होते हैं। इसी तरह जिस तरह आज पीटी बैग्ड लोग रो रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। मुझे तो हैरत इस बात की है कि हमने इतने सालों में ये चीज़ नहीं सीखी कि अगर आपने मुआशी तौर पे पाकिस्तान को देखें, आपको और मुझे कोई गर्ज नहीं है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं भी प्रोग्राम कर रही हूँ, ये लोग भी अपने एनालिसिस पेश कर रहे हैं, हमने घर जाके खानी वही रोटी है। प्रॉब्लम ये है कि वो रोटी पूरी नहीं हो रही। हम मिडिल क्लास से निकल के लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से निकल के बहुत नीचे चले गए। 9 करोड़ आबादी जहाँ पर खतरा गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही हो, जहाँ पर 2-2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जहाँ पर आप आए रोज पेट्रोल बम गिरा रहे हो, बिजली के झटके दे रहे हो लोगों को, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जरदारी साहब आगे को मैजिकल वॉन्ड निकालेंगे और चलाएंगे और वो चल जाएगी? ऐसा नहीं चलते हैं मुल्क। मेरा ख्याल से अब की बार तमाम स्टेक होल्डर्स को, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस वर्ड प्लीज, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के उसमें, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, वेदर इट्स जुडिशियल और वेदर इट्स मिलिट्री और वेदर इट्स पॉलिटिशियंस, बैठे बात करें, लाहेमल बनाए, तय करें कि हमारा वजीर आज़म भी 5 साल निकालेगा, गवर्नमेंट भी 5 साल निकालेगी। ये फिर लोगों की इमा पर है कि वो आने वाले साल किसको वोट देते हैं, कितना वोट देते हैं। आप सेनेट बना लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आपने हालात काबू में ना किए ना और आईएमएफ की हाँ में हाँ मिलाते रहे, तो ये गवर्नमेंट होती या पीटीआई की चलती। जी जी, बेड़ा गर्क की। इस पे फरमा बिल्कुल इस पे गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान को क्या ऐसे चैलेंजेस दरपेश हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और उन चैलेंजेस के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब को काबीना में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, को उसके हवाले से कोई खबर है आपके पास तो वो भी शेयर कीजिए। और नवाज शरीफ साहब भी इस बात पे कन्विंस हैं और हम भी कन्विंस हैं कि मुल्क में मुआशी चैलेंजेस के अलावा बहुत सारे दीगर चैलेंजेस मौजूद हैं। तो ये क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं? और दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नून लीग ने भी वादे किए हैं इलेक्शन में और पीपल्स पार्टी ने भी वादे किए हैं, तो कौन से ऐसे वादे हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, या वो वादे तकरीबन सेम है कि दोनों अकाबरीन जरदारी साहब बतौर सदर और शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अपने उन वादों को फुलफिल कर सकेंगे जिसकी तरफ नवाज शरीफ साहब ने भी इशारा किया? देखिए सर, 2 बातें। पहली जो आपका सवाल है काबीना का, इस वक्त काबीना को लेके कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, कुछ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो। जो इस वक्त एक मेरा ख्याल है चैलेंज होगा पीएमएलएन की गवर्नमेंट के लिए वज़ीर ख़ज़ाना को लेके, क्या इसहाक डार साहब को ही आप पीएमएलएन कंटिन्यू करना चाहेगी? तो अगर इसहाक डार साहब को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना आप आगे लेके चलेंगे तो थोड़ा सा जो मेरा ख्याल है कि उसमें प्रॉब्लम की एक वजह है कि पुराना जो ज़ाहिर टेन्योर था 16 माह का पीडीएम का, उसका एक बड़ा हिस्सा इसहाक डार साहब ने बतौर वज़ीर ख़ज़ाना खिदमत सर अंजाम दी थी, लेकिन बहुत सक्सेसफुली
चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। IMF का मामला आया तो थोड़ा सा डार साहब ऑफेंसिव हुए। तो इंटरनेशनली ज़ाहिर है जब दुनिया देखती है, जब हम दुनिया के साथ मामलात करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी से चलना पड़ता है। लड़ाई झगड़े वाली ज़ुबान इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। तो शायद वो एक डार साहब के क्रेडिट पे एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा उनको दोबारा वज़ारत ख़ज़ाना दिलाने के लिए कहीं न कहीं वो एक रुकावट बनी हुई है। लेकिन बहरहाल अभी तक मैं नहीं समझता कि वो मुकम्मल तौर पे वज़ारत ख़ज़ाना की दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इसहाक डार पे, और नवाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा एतमाद भी उन्हें हासिल है। ये ज़रूर है, मेरे पास खबर है कि कहीं न कहीं नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ के ऊपर शायद कन्विंस कर लिया गया है कि आप डार साहब को कोई और बड़ी जगह दे दें, चाहे वो आप इन्हें वज़ारत ख़ारजा दे दें, चाहे आप इन्हें कोई और बड़ी जगह दे दें, लेकिन इन्हें वज़ारत ख़ज़ाना में इस दफ़ा ना लाएँ, ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकें। तो एक तो ये है। दूसरा, जो साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, उनके हवाले से इस वक़्त बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है कि उनको आने वाले जो वज़ीर दाखिला है, एक तो वो सेनेट में जा रहे हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका कैंडिडेट के तौर पे, जो 14 मार्च को ज़िमनी सेनेट के इंतखाब होने वाले हैं उसमें, और उसके बाद उन्हें वफाकी वज़ीर दाखिला मुकर्रर किया जा सकता है। तो ये बहरहाल मेरे पास भी ये खबर है कि इस चीज़ के इम्कानात ज़्यादा हैं, और जी मोहसिन ठीक। नकवी ने बहरहाल इन सारी चीज़ों से हट के बड़ा बोल्ड, आप देखें तो पंजाब में जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है, उसमें जी जी नाक़दीन तो जी नेगेटिव पॉइंट्स हाइलाइट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं। तो अगर वो आते हैं तो जी जी मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, एक पॉजिटिव आदमी है। तो ये इनका जो, ये जी आपका ठीक। जो पहला सवाल था उसका जवाब है। दूसरा आपका सवाल अगर जी, काइंडली रिपीट करें सर। मैं डॉक्टर साहब सिर्फ शॉर्ट सा मुझे कमेंट दे दीजिए कि क्या मेजर चैलेंज देख रहे जी, हैं जी। दोनों के लिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए? देखें जी, ये मिलके चलेंगे, और इस वक़्त पाकिस्तान को अगर आगे लेके ओके चलना है तो हमें मिलके चलना पड़ेगा। हमें ये छोटी-छोटी ओके इक़्तिदार के चक्कर में, वज़ारतों के चक्कर में अगर हम एक-दूसरे को की लग पुलिंग करेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। मेरा ये ख़्याल है कि इस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब और जी आसिफ अली ठीक। ज़रदारी साहब दोनों दोनों पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत देंगे, और पाकिस्तान की जी खातिर कहीं न कहीं ठीक हो चीज़ों में गया, ये ठीक हो गया। अपना हिस्सा छोड़ेंगे भी। जी ठीक हो गया। फरमा वहीद साहबा, क्या मेजर चैलेंजेस आप देखती हैं जो दोनों जमातों को दरपेश होंगे, और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, चूंकि उन्होंने अपने पार्टी के मंशूर को भी सामने रखना है और आवाम को भी सामने रखना है और चैलेंजेस को भी सामने रखना है, क्या दो चार बड़े बड़े चैलेंजेस आप देख रही हैं? देखिए, कलेक्टिवली तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें फ्रंट फुट पे जो नून लीग है, और ये बड़ा चैलेंज नून लीग को ही निपटना है, क्योंकि इसका जो मलबा है वो अभी चूंकि आईनी ओहदे रखे हुए हैं, दूसरे मरले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी आफ्टर बजट की अच्छा, सिचुएशन के पार्टिसिपेट बाद। करेगी? तो जी आप भी बिल्कुल कन्विंस है कि पार्टिसिपेट करेगी, पार्टिसिपेशन होगी काबीना में? बिल्कुल काबीना में पार्टिसिपेशन भी होगी और उनको वजारतें भी मिलेंगी और कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे, और ये बात ऑलमोस्ट तय हो चुकी है, पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट शो कर चुकी है, अच्छा लेकिन गुड। उनकी शर्त है कि पहले आप बजट लेकर आएं और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो मेजर चैलेंज तो आपको पाकिस्तान को बचाना है, इकोनॉमी बेहतर करनी है, आपने हमसायों के साथ, ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, तो ये मेजर चैलेंज है। आपने अगर इंडिविजुअली पूछा कि पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, देखिए पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट्स पर ही प्रॉब्लम्स होती हैं। चेयरमैन PCB कौन होगा, इस पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ी बहस और मुबाहिसा हुआ था, और फिर हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। तो खैर एनीवेज, दुरुस्त। आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट। तो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की ही वजह से अगर कभी कल को खुदा न खास्ता को गवर्नमेंट जाती है ना, तो वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पे ही जाएगी। और जरदारी साहब उनको ऐसे ही नहीं बोलते वो मुफाहमत के बादशाह, या वो बहुत अच्छी गेम खेलते हैं, साइलेंट गेम खेलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई एक बंदा इक़्तिदार में ला सकता है विद द आशीर्वाद ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो वो आसिफ अली जरदारी। तो कल को मेरा ख्याल से अगर गवर्नमेंट में इख्तिलाफ पैदा होता है, अभी तो बहुत गुड खेल रहे हैं सब, एवरीथिंग इज गुड, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन विन सिचुएशन में भी है, तो कल को अगर 2-2.5 साल के बाद ये फार्मूला नाकाम समझा जाता है, तो मेरा ख्याल से फिर आसिफ अली जरदारी का
रोल जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुड बी देयर विद आसिफ अली जरदारी। इसकी हमने पहली कड़ी देख ली थी जब बिलावल ने अपने जो मीटिंग थी काबीना की उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने की मुखालफत की थी और थ्रू आउट आपने देखा कि अपनी कैंपेन में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बिल्कुल कहते ठीक। रहे हैं लोगों को कि डालें, दुरुस्त। मैं सबऑर्डिनेट हूँ। तो मेरे ख्याल से एक ये बहुत जी मेजर चीज है जो हो सकती है डेवलपमेंट। जी जी ठीक। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, सर आप क्या देख रहे हैं कि मेजर चैलेंजेस क्या हैं, और जो फरवा बात कर रही हैं पीपल्स पार्टी की काबीना में शामिल होने के वाले से, आप इस पे कन्विंस हैं? मैं तो बहरहाल कन्विंस हूँ। जी जी, जहाँ चैलेंजेस का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं कि मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। मईशत के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है, रोज़गार भी उसी के साथ है, महंगाई का ताल्लुक भी उसी के साथ है, रोज़मर्रा की अशिया की जो फ़राहमी है उसका ताल्लुक भी उसी के साथ है। जो आपका जो आपको बिजनेस रुका हुआ था, जो अनसर्टेनिटीज़ थी, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, इन सब चीज़ों का ताल्लुक मईशत के साथ है। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है। ज़ाहिर है IMF के प्रोग्राम में है, हम उससे बहुत ज़्यादा डेविएट भी नहीं कर सकते। उसके अंदर रहते हुए जो बेस्ट पॉसिबल हम अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं वही देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉन्शियस भी है, गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता भी है और मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और उन्होंने पहले भी साबित किया है और अच्छी टीम बनेगी और उससे चीज़ें बेहतर होगी। बट डेफिनेटली मैशत एक चैलेंज है, इससे नबरदज़मा होना है। तो जी सबको मिल के इकट्ठे जब तक मिसाक मैशत पे नहीं इकट्ठे होंगे मैशत ठीक नहीं हो सकती। और प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा से ये कहा और मेरा ख्याल सब पार्टियों को अल्टीमेटली से एग्री होना ही पड़ेगा। नहीं एग्री होंगे तो फिर सबके लिए मुश्किलात जी होंगी। ठीक। तो मैशत मेरे नज़रिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके साथ ज़ाहिर है खारजा पॉलिसी के इशू हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के इशू हैं, वॉर ऑन टेरर के इशू हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, ये गवर्नेंस के इशूज़ हैं। सर ये चैलेंजेस वजीर हैं बट खारजा मैशत बिलावल एक बड़ा साहब को देख चैलेंज रहे है। हैं या इसहाक डार साहब को? ब्रिगेडियर साहब, वजीर जहाँ खारजा तक बिलावल साहब को आपने देख रहे हैं या क्वेश्चन इससे इसहाक डार पहले साहब किया को? कि पीपी आपने पीपल्स पार्टी की सबसे पहले पार्टिसिपेशन की कैबिनेट में जिक्र किया। मेरा भी ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेट आ जाएगी, उनको आना भी चाहिए, बड़ी पार्टी है और जब प्रेसिडेंट उनके बन गए हैं वो आएंगे तो चल। तरीके से बेहतर तरीके से गवर्नमेंट आगे चल सकेगी। जहाँ तक ताल्लुक है डार साहब का, मुझे इस चीज़ में कोई शक नहीं कि बड़े इंपॉर्टेंट फिगर है, उनका बड़ा रोल है। बेसिकली वो ट्रबल शूटर भी हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रोल होगा और उस रोल में चाहे वो वज़ीर ख़ाजाना नहीं तो वज़ीर ख़ारिजा, बात इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री डेफिनेटली उनको मिलेगी। और जहाँ तक बिलावल साहब का ताल्लुक है, पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने अपना फैसला खुद ही करना है। पहले फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत से लोगों की नज़र में अच्छी रही है। जी प्राइम ठीक। मिनिस्टर खुद उनकी तारीफ की है, यंग एनर्जेटिक आदमी है। तो मेरा ख्याल है दोनों हो सकते हैं बट डेफिनेटली इसमें कोई शक जी नहीं, मुझे ठीक। पूरा यकीन है कि पीपल पार्टी जब अल्टीमेटली कैबिनेट में आएगी तो बिलावल साहब भी आएंगे। उस वक्त तक इसहाक डार तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट सीनियर लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो प्राइम मिनिस्टर की भी ख्वाहिश होगी, नवाज शरीफ साहब की डेफिनेटली है कि वो आए, इस तरह के एक्सपीरियंस लोगों को साथ लेके जब कैबिनेट फॉर्म जी होगी ठीक। तो चीजें बेहतर जी तरीके ठीक से सर। हैंडल हो सकती है। जी ठीक सर। गजाला सैफी साहबा, फरवा, ब्रिगेडियर साहब, मैं और शायद इमरान अशरफ, जो इरफान अशरफ साहब है वो भी इस बात पे कन्विंस है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाएगी। और कहीं 2-2.5 साल के बाद जाके अगर कोई मामला हुआ, फरवा तो ये कह रही है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो जरदारी साहब के साथ ज्वाइंट हैंड हो जाए। क्या कहेंगी इस पे? की जो एक मजबूत पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है, हर तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। फिर उसके बाद इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे और अब ये फिर एक साथ जुड़ गए। बड़ी कोशिश थी कि ना जुड़ें मगर फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए हैं। अल्लाह करे हाथ मिलाए रखें और पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ सोचें। मगर मुझे बहुत ये मासूम लग रहा है, मुझे मुझे बहुत अच्छा। धुंधला लग रहा है। इस तरह इनके साथ मिलाप इनका बहुत लंबा नज़र नहीं आ रहा और मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले तो इनके साथ इल्हाक़ करने से मना ही किया, मगर मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सियासत किस रंग की तरफ जाती है और क्या हालात बनते हैं। मगर लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की जब बात होती है, तो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड बहुत अहमियत रखती है ऐसे मामलात में जहाँ पे एक ऐसी पार्टी जिसके साथ उसका निशान भी छीन लिया गया हो, उसका लीडर भी जेल में बंद हो और वो सबसे ज़्यादा सीटें लेके पार्लियामान में आए, उसके बाद भी उसे वो हक ना दिया जाए कि वो जो है वो आज़ाद हो सके। देखिए
अगर इस बात का खौफ होता कि अगर जो उनका लीडर है, जिसका नाम भी लेना मना रखा गया 10-11 महीने तक, कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नाम ना लें, उनके लीडर का भी नाम ना लें, मगर वो एक अटल हकीकत बन के सामने नहीं नहीं, आप उभरा ले है सकती हैं, हमें आज। कोई इतराज नहीं जी। नहीं, मैं मना नहीं कर रही, मैं तो इमरान खान का नाम लूंगी, मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि फिर आप उसको भी रिहा करें जो कि जिसके ऊपर इतनी बंदिशें होने के बावजूद, जिसके लोगों ने घरों से कन्वेंसिंग के लिए निकले बगैर इतने सारे वोट लिए, जहां उनके फॉर्म्स गायब भी किए गए, उसके बावजूद इतना बड़ा नंबर आपकी पार्लियामान में मौजूद है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात होती है, बराबरी की बात होती है, जमहूरियत की बात होती है, जी जमहूर की पसंद की बात होती है, तो फिर पार्टिसिपेशन बराबर का होना चाहिए। और फिर जो इक़्तिदार में आई हुई जमातें हैं, चाहे वो किस तरह से भी इक़्तिदार में आई हैं, उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उनको ये समझना पड़ेगा कि अवाम की क्या चॉइसेस हैं और अवाम किस चीज़ों की जी ठीक तवक्कुआत कर रहे हैं। अगर आप उनके लीडर को जी, खोलेंगे ठीक नहीं, हो गया। बंद करेंगे और उनकी साइट भी बंद होंगी, तो फिर ये मामलात सुलझेंगे नहीं, बल्कि खुदा ना खास्ता उलझे ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इरफान साहब, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है सर। हाँ जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये जो जो भी लोग ये समझते हैं ना कि पीटीआई की इस पार्लियामान में कमबैक होगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसकी वजह यह है ठीक, कि जिस रास्ते पे खान साहब चल पड़े हैं, वो रास्ता एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने उनको कहीं भी स्पेस दी, आपका पॉइंट इसका आ गया। मतलब ये है कि मुल्क की सलामती के लिए आप संगीन खतरा पैदा करेंगे, लिहाजा इनके लिए कोई च, स्पेस नहीं है च, और ये इसके आगे चले फुल डॉक्टर साहब, स्टॉप है। आपका पॉइंट आ गया। वक्त साबित करेगा कि कौन ठीक कौन गलत। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गजाला सैफी साहबा, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि शायद उनको कत्ल करवाने के लिए खुदा न खास्ता किसी उजरती कातिल को $1 लाख दे दिया गया दुबई में, और ये सब मरियम नवाज साहबा के इमा पर हो रहा है। दूसरी तरफ शंदाना गुलजार साहबा कहती हैं उनके पास कोई ऑडियो है जिले शाह के हवाले से, उनको खैर FIA ने नोटिस भी दे दिया है। क्या देख रही हैं? अगर तो कोई ऐसा मामला खुदा न खास्ता है तो उसको सामने लाना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को अनफोल्ड होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर इल्ज़ामात लगाकर सियासत में तो तलखी मजीद बढ़ेगी। देखिए, जो आपने इस वक्त बात की, ये 2 हज़रात जो शेर अफजल मरवत हैं, इलेक्टेड हैं पार्लियामेंटेरियन, और शानदाना गुलजार भी इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन हैं इस वक्त। और अगर उनके कोई इल्ज़ामात हैं या उनकी कोई किसी चीज़ से वो खाइफ हैं, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और उनके पास अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो वो अयां भी करी जाएगी। मगर चूंकि मैं इस बारे में ताल्लुक मुझे नहीं मालूम कि क्या बात है और किस तरह किस हद तक है ये बात, तो वो ही बेहतर इसका जवाब दे सकेंगे। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर, शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, शंदाना गुलजार साहबा ने जो बात कही, कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं या आपको लगता है कि वाकई इसमें कोई हकीकत होगी? देखिए जी, शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह कौमी असम्बली में आके तारीख में पहली दफा इतना नॉन सीरियस आदमी के जो नेशनल असम्बली में बैठ के सिगरेट पी रहा है, सर खुदा के लिए हम किस बंदे को डिस्कस कर रहे हैं? और वो कहता है मतलब उसने उस चीज के ऊपर सर, वो कोई कौमी उसको असम्बली के रेगुलेट नहीं मेंबर है है, कोई सर। शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि मतलब नेशनल असम्बली में बैठ के एक आदमी नहीं सिगरेट पी देखिए, रहा है सर। अच्छा, नहीं बहरहाल अब जो उसका डॉक्टर साहब हम देखिए, इसके हमें ऊपर हमें ये के ये लफ्ज नहीं जो कह बोलने रहे हैं चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब जाने, जी उनका काम है। हमें वो चूंकि इलेक्टेड मेंबर है, हमें नहीं, शायद इस तरह का मैं कमेंट नहीं बड़ी बोलना बड़ी चाहिए सर। इज्जत से सर, बड़ी बड़ी इज्जत से, बड़ी आजिज़ी से, बड़े रिस्पेक्ट से मैं कहूँगा कि एक कांसेप्ट है ना एक अवान का, एक इज्जत है, एक एहतराम है, एक वक़ार है। आप और मैं भी अगर वहाँ कभी दुरुस्त, एज़ ए आपका गेस्ट पॉइंट ठीक है, जाएँगे, लेकिन वो जाते हैं तो कस्टोडियन बड़ा ऑफ रिस्पेक्ट के हाउस साथ। जो है, उनको देखना चाहिए इसको। तो बिल्कुल। हाँ, डेफ़िनेटली। तो अब आते हैं जी अगली बात पे जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, इसके ऊपर आते हैं।
देखिए जी, जो इनका इल्ज़ाम है मौसूफ का शेर अफजल मरवत साहब का कि जी उनके लिए साउथ अफ्रीका में और उनके लिए पता नहीं कहाँ-कहाँ $1 लाख दे दिए गए हैं और उनको असैसिनेट करवाया जाएगा। ये बड़े संगीन इल्ज़ाम है। अगर शेर अफजल साहब के पास इसका कोई एविडेंस है, उन्हें वक़्त ज़ाया किए बगैर वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को दें। वो खुद साबिक जज रह चुके हुए हैं, वो इस सिस्टम को समझते हैं। वो इमीडिएटली मल्टीपल फोरम्स पे रुजू करें। उन्हें जिन ज़राए से ये वेरिफिकेशन हुई है या जिन ज़राए से उन्हें ये इत्तला मिली है, वो उनको एकदम ले आएँ। लेकिन ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा अलमिया है। आपको याद होगा इन्होंने जब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट में थी, उस वक़्त इन्होंने एक फेक थ्रेट अलर्ट जारी करवाया था अरशद शरीफ के नाम पे और उस वक़्त के जो बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने पे। उस वक़्त के मुराद सईद ने उनको घर से लेके गए। तो ये बड़े खतरनाक लोग हैं। कहीं खुदा ठीक। न ख्वास्ता कोई शेर अफजल मरवत को अपनी ही पार्टी से कोई गलत मिसगाइड ना कर रहा हो, अल्लाह ना करे उनकी जान को खतरा हो। उन्हें इमीडिएटली तमाम फोरम्स पे जाना चाहिए। उन्हें अदालत में भी जाना चाहिए, जी, उन्हें बिल्कुल ठीक। एफआईए के पास भी जाना चाहिए, उन्हें पुलिस के पास भी जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत सीरियस नेचर के जो एलिगेशंस हैं और शेर अफजल मरवत साहब की ज़िंदगी अहम है और उनको हर फोरम के ऊपर जाके इस वक्त नॉक करना चाहिए और एविडेंस प्रोड्यूस करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अरशद शरीफ की तरह का वो फेक लेटर जी, कहीं से ठीक। जारी करवा के इसकी बेस पे इनको कहीं मुल्क से जी, बाहर ठीक। भिजवा के और फिर वहां कोई इन्हें अल्लाह ना करे इन्हें नुकसान पहुंचा दे। ये बड़ा सीरियस है, इसको देखना चाहिए, बिल्कुल खुदा देखना खैर करे, चाहिए। खुदा खैर करे। फरवा वही साहिबा, जो मरवत साहब की बात है, जो शंदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि उनके पास ऑडियो है और मरियम नवाज साहिबा को अटैक किया जा रहा है उनके ईमा पर, ये सारी चीज़ें कैसे देख रही हैं इसको? इससे पॉलिटिकल तलखी होगी और बजाय इसके कि इसको एक अप्रोप्रिएट फोरम पे जाना चाहिए, उस पर डिस्कस करना चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम इस तरह के, तो फिर हम वही 90 की दहाई में वापस चले जाएंगे। क्या कहिएगा? देखिए, हमारे मुल्क में वो शेर आया, पर शेर आ जाता है तो फिर हमें देखिए यकीन नहीं आता। लेकिन खैर बहरहाल आपने जो क्वेश्चन पूछा इसका जवाब ये है कि फॉरम्स मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद हैं, आपको जाना चाहिए, आपको परस्यू करना चाहिए। एफआईए को जो है वो अज़मा बुखारी ने दे दी है अपनी जो रिक्वेस्ट है और उन्होंने फिर उस पर एक्शन भी ले लिया है। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप पॉइंट स्कोरिंग एंड टू हैव दैट सेनिटी जिसके थ्रू जो है वो हम ये बात करें कि जी बड़ी अच्छी ऑपोजिशन है, बड़ा अच्छा काम कर रही है और गवर्नमेंट का कोई ऐसा बिल जो हमें लगता है कि आवाम के हक में नहीं है उसको रोकने में मदद करेगी। तो मेरा ख्याल से ये जो इल्ज़ाम की सियासत है इससे निकल जाना चाहिए। अगर मरवाने की खुदा ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आए, लेकिन अगर ऐसी खुदा कोई ना करे। बात है तो उसका प्रॉपर फोरम मौजूद है, आपके पास शवाहिद हैं, आप शवाहिद लेकर जाएं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उस पे जाके आप बताएं कि आपको किससे कितना और क्यों थ्रेट है। मीडिया पर आकर बात करना और ये सब आई थिंक ये सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग या खबर मिल जाती है हम लोगों को, हम भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसमें कोई सब्सटेंस है तो वो फिर मेरा ख्याल से तभी जो है वो बेहतरीन उसका नतीजा निकलेगा अगर आप उस सब्सटेंस को मुतल्लिका फॉरम पर लेके जाएं और फिर उसके बाद कोई एक स्टोरी निकले। अदरवाइज इट्स ऑल फ्यूटाइल। जी, ठीक। ब्रिगेडियर बाबर लाउद्दीन सर, ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है शेर अफजल मरवत साहब का, फरवा ने भी कहा पॉइंट स्कोरिंग लगती है। मुझे देखें ज़िंदगी सबसे अहम है और वो एक मुंतखब रुकन असम्बली हैं, और फिर जो शंदाना गुलजार साहबा ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरियम नवाज साहबा को डिफेंसिव करने के लिए और उनके ऊपर इस तरह की जो इल्ज़ाम है वो लगाए जा रहे हैं? क्या कैसे देख रहे हैं सर इसको ये इल्ज़ामात इनकी तरफ से ब्रिगेडियर तो साहब? पहली दफ़ा नहीं लगाए जा रहे। ये इनका वतीरा है अनफॉर्चुनेटली, और माजी में भी लगाए जाते रहे हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बिल्कुल मैं इससे एग्री करूँगा। ये पॉइंट स्कोरिंग के इश्यूज होते हैं, ये बहुत सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं, बट ये इल्ज़ामात की हद तक ही रह जाते हैं। अगर कोई इसमें कोई कंक्रीट एविडेंस किसी के पास आते है वो जाके शेयर करे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ इदारे मौजूद हैं, फोरम मौजूद हैं। मीडिया पे आगे हाइप क्रिएट करना, इससे सनसनी फैलती है और इससे फिर चीज़ें जो असल हक़ाइक़ है वो कभी भी आवाम के सामने नहीं आते। तो ये हेल्प नहीं करते आप किसी को भी, इससे उल्टा आपको नुकसान ही होता है। तो मेरे तो ख्याल में इस तरह की बात मीडिया वाक़ नहीं करनी चाहिए। आपने ज़िक्र कर दिया, आपके पास प्रूफ एविडेंस है, आप जाके आप
अदालत मौजूद है, FIA मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, उनको जाके शेयर करें, को आपके पास सबूत हैं तो बताएं। डेफिनेटली आपकी सुनवाई भी होगी और आपकी बात सुनी भी जाएगी। बट अगर सर ये इल्ज़ामात ही हैं जो कि माजी में अमूमन लगाए जाते रहे हैं, कुछ नॉन सीरियस किस्म के लोग होते हैं, शायद मीडिया में अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह के काम करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और इस तरह की इल्ज़ाम तराशी की सियासत से माहौल कभी बेहतर नहीं होता, कशीदगी फैलती है। कन्फ्रंटेशन से आगे सारे इश्यूज हुए हैं, तो कन्फ्रंटेशन से हमें हटना चाहिए। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मरीम नवाज साहिबा को डिफेंसिव करने के लिए, तो वो मेरा नहीं ख्याल से को डिफेंसिव होंगी। पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडर्स हैं उन पे एक दूसरे को लगाए जाते रहे, उससे कोई डिफेंसिव नहीं होता। बट मैं तो यही कहूँगा जो ज़्यादातर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम के, सबकी राय यही है कि इन इल्ज़ामात के बजाय सबूत दिए जाएँ, ताकि कोई शाहिद हैं तो सामने आए, और अगर उसमें वाकई कोई शामिल है तो फिर वो आम के सामने भी आ जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। आइंदा से लोग इस तरह की बातें करने से, इस तरह के साजिशें करने से तौबा ताइब भी हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब आपका, गजाला सैफी साहिबा आपका, फरवा वहीद साहिबा आपका, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब आपका। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी और मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत का आज जो साइकिल पूरा हुआ सदर के इंतखाबात के हवाले से, ये उन इदारों की भी जीत है जिन्होंने कमिटमेंट दी थी कि वो पार्लिमान को मजबूत करना चाहते हैं, जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।